हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से पढ़ेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है नमक। इसकी लेखिका है रज़िया सज्जाद जहीर। नमक, जैसा कि शीर्षक से ही लग रहा है कि एक उत्सुकता सी बढ़ती जा रही है कि नमक इस कहानी का शीर्षक है, तो इस कहानी में क्या बात है नमक से संबंधित। जी हाँ, नमक से संबंधित इस कहानी में रज़िया सज्जाद जहीर ने अतीत की यादों को जोड़ा और समेटा है। रज़िया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा पर घर पर ही रहकर ही प्राप्त की और अपनी शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए यानी किसी एक विषय विशेष में मास्टर डिग्री प्राप्त करना, स्नातकोत्तर करना। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और यहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी, यानी कि एक शिक्षिका की तरह वहाँ काम करने लगी, पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ, 1979 को। इनकी रचनाएं जो हैं वो मूलतः उर्दू में हैं, क्योंकि लेखिका जो है वो उर्दू कहानी लेखिका है और इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम है ज़र्द गुलाब। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास वो बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियाँ सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास करती हैं। यानी कि परिवार की वैल्यू क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, इसे ये अपने कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास करती हैं। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यानी कि इन मानवीय गुणों के साथ साथ समाज की यथार्थता से भी परिचय कराती हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। उर्दू लेखिका रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। यहाँ भी जो कहानी है इनकी नमक, जो बंटवारे के बाद के दर्द को उभारती है। जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, एक देश के दो हिस्से बने, तो जो यहाँ जिनकी जन्मस्थली इधर रह गई और वो उधर के नागरिक बन गए, या जिनकी जन्मस्थली सरहद के उस पार रह गई और वो इस पार के नागरिक बन गए, उनका अपने जन्म स्थान से क्या लगाव था, उसका क्या दर्द है, इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने उभारने का प्रयास किया है। वैसे भी इस विषय पे बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे राही मासूम रजा का आधा गांव है, जो सरहद के दर्द को बयां करती है, बंटवारे के दर्द को बयां करती है। वहीं भीष्म साहनी की तमस कहानी है, जिसमें बंटवारे का दर्द उभर कर सामने आया है। यहाँ भी लेखिका नमक शीर्षक कहानी के माध्यम से भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित यानी कि बंटवारे के बाद जो लोग उधर से विस्थापित होकर इधर आ गए और इधर से कुछ लोग विस्थापित होकर पुनर्वासित होकर उधर चले गए, तो जो उन्होंने अपना वास पुनः बनाया, पुनर्वास कहा जाता है उसको, तो एक बार अपने घर से
अपने घरौंदे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, उस मर्म को, अपनी जन्मस्थली से बिछड़ने का मर्म क्या होता है, उस मर्म को इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने उभारने का प्रयास किया है। कहते दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। यहाँ जो कहानी है उसके मुख्य पात्र में है एक विस्थापित होकर आई सिख बीबी, आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। एक सिख महिला की कहानी है जो बंटवारे के बाद लाहौर से विस्थापित होकर, यानी कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत चली आई, लेकिन आज भी वो अपनी जन्मस्थली लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं, क्योंकि शरीर से तो वो वहाँ से अलग हो गई हैं, लेकिन अपने हृदय से वो अपने जन्मस्थली को अलग नहीं कर पाईं। और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। इस कहानी में वो अपनी एक मित्र के माध्यम से वहाँ से लाहौरी नमक मंगाती हैं, और नमक चूँकि जिस पे कर लगता है, नमक का आयात और निर्यात जो है, अगर वो चुपके से किया जाए, चोरी से किया जाए एक से दूसरे देश में, तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, वो तस्करी मानी जाएगी। लेकिन ऐसा उनकी जो मित्र है वो करती हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो लाहौरी नमक लेकर आती है, जिसे कस्टम अधिकारी जो है नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए, जो कस्टम अधिकारी उन्हें मिलता है वहाँ, वो उन्हें जानकर ये नमक ले जाने देता है, क्योंकि वो कहता है कि दिल्ली मेरा अपना वतन है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। यानी कि सब ऐसे लोगों से लेखिका मिलती है, या उस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो मिलती है, जो अपनी अपनी जन्मस्थली से विस्थापित है, और वो सभी के सभी पात्र उसके दर्द को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। लेखिका कहती है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। यानी कि अपनी जगह तलाश चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं कि मैं फ़लाँ धर्म का हूँ, फ़लाँ जाति का हूँ, मैं फ़लाँ देश का होऊंगा। इस तरह की जगह उन्होंने बना रखी है। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि सरहदों का बंटवारा तो ज़मीन पे हो गया, लेकिन वो बंटवारा जो है वो लोगों के अंतर मन को नहीं छू पाया, क्योंकि बंटवारों के बाद भी विस्थापित लोग अपनी जन्मस्थली के लगाव को अपने हृदय से नहीं मिटा पाए। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी सभ्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्ज़ा नहीं कर पाई। यानी कि शरीर से तो वो अपने देश को छोड़कर अलग हो गए, लेकिन हृदय से वो अपनी जन्मस्थली को नहीं छोड़ पाए। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लेखिका अपनी इस कहानी के माध्यम से यह उम्मीद करती है कि अगर लोगों के दिलों में प्रेम रहा तो एक दिन ये ज़मीन पे खींची हुई सरहद की रेखा जो है वो बेमानी हो जाएगी, बेमतलब हो जाएगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। मैंने उसके कथन में बहुत अर्थ है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। यानी कि विस्थापित हो दिल्ली से वो कस्टम अधिकारी पाकिस्तान चला गया है, और सिख बीवी जो है वो लाहौर से हिंदुस्तान चली आई हैं। तो वो कहता है कस्टम अधिकारी कि नमक देते हुए ये कहिएगा
कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे दिलों में लगाव बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, तो ये सरहदों पे खींची हुई, ये ज़मीन पे खींची हुई सरहदों की रेखाएं जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस उम्मीद से लेखिका ने इस कहानी को लिखा है और इसमें यथार्थ को उजागर करने का प्रयास किया है। अब इसका सारांश मैं आपको बता दूं। नमक जिसका शीर्षक है इस कहानी का, कि साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। साफिया जो है इस कहानी की पात्र है। मुख्य पात्र में कहेंगे कि सिख बीबी और साफिया इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो साफिया वो सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आँखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब साफिया की माँ की तरह थी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, हमें या आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाता है जो हमारे किसी बहुत अपने से मिलता जुलता उसका चेहरा है, तो अचानक से एक लगाव सा उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के साथ हमारा। ऐसा भी इस कहानी की नायिका, इस कहानी की मुख्य पात्र साफिया के साथ भी होता है कि उस सिख परिवार के कीर्तन में एक ऐसी स्त्री को देखती है जो सिख बीवी के नाम से प्रचलित है। वो सिख बीवी को देखती है और उनका जो वेशभूषा है वो साफिया की माँ की प्रतिमूर्ति लगती है। उसे अपनी माँ की झलक उनमें दिखती है और वो हैरान रह जाती है कि साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित हो सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। अपनी माँ की आभा देखने के बाद सिख बीवी को बड़े प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण दृष्टि से साफिया देखती है, जिसको सिख बीवी भी महसूस कर लेती हैं और अपनी बहू से उसके बारे में पूछती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह सुबह लाहौर जा रही है, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। कभी भी होता है कि हम कहीं अपने वतन से दूर हो जाते हैं और हम वतन व्यक्ति हमें मिलता है, तो हम उससे अपने मन की बातें करना चाहते हैं, अपने हृदय की बातें करना चाहते हैं। ऐसी ही स्थिति कुछ सिख बीवी की भी थी। वो भी साफिया के पास आके जब उन्हें पता चलता है कि वो उनकी जन्म स्थल लाहौर की है और वो सुबह जाने वाली है, तो वो उसके पास आके उन्हें एक स्वाभाविक तौर पे उससे अपनापन, एक लगाव हो जाता है और वो उसके पास आकर उससे बात करने लगती हैं। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन तो जी लाहौर ही है। वो कहती हैं कि विभाजन के बाद तो मैं भारत आ गई, लेकिन मेरा वतन तो लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय साफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। जब हम किसी अपने प्रिय से मिलते हैं तो ज़रूर पूछते हैं कि भाई हम जब एक जगह के हैं तो मैं वहाँ जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो कुछ ऐसा ही साफिया ने भी कहा। तो सिख बीबी ने उसे लाहौरी नमक मांगा, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपने हम वतन की, उसके स्वाद की, उसके नमक की याद उन्हें अभी भी उनके दिल में बसी हुई है। तो एक हिचकिचाहट के साथ मांगती हैं, क्योंकि नमक लाना गैर कानूनी कार्य है। तो वो कहती हैं कि अगर हो सके तो थोड़ा सा नमक ले आना। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। साफिया लाहौर गई, वहाँ 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। भाई क्योंकि आना जाना भी, जब एक देश से दूसरे देश जाना है, वहाँ आना जाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो वैसे भी वो जल्दी जल्दी जा नहीं पाती होगी। वहाँ गई, वो 15 दिन रुकी। परदेश से आई बहन की उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। जितने भी लोग उसे मिलने आते थे कि भारत से साफिया आई है, उससे मिलने चलो, फिर पता नहीं कब आएगी कब नहीं, तो वो आते हैं, उसके लिए उपहार लेकर आते हैं। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी, लेकिन साफिया के मन में
बार बार ये प्रश्न खटकता था कि उसे तो थोड़ा सा नमक जो है वो सिख बीबी के लिए ले जाना है, और कहीं न कहीं वो असमंजस में थी कि ये काम गैर कानूनी है, वो करे तो कैसे करे। एक तरफ सिख बीबी का प्रेम खींचता है, वो चाहती है कि उनके लिए लाहौरी नमक ले जाऊं, क्योंकि वो उस दर्द को समझती है कि अपने वतन से छूटने का, अपने वतन से दूर होने का दर्द कष्ट क्या होता है। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया। साफ़िया का भाई एक पुलिस अफसर था, जो उससे कहती है साफ़िया कि उसे थोड़ा सा नमक लेके जाना है, तो उसका वो पुलिस अफसर भाई उससे कहता है कि ये काम गैर कानूनी है, इस काम को नहीं किया जा सकता, तथा व्यंग किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। वो व्यंग करता है इस बात पे कि बंटवारे में भारत के पास नमक अधिक आया है, फिर हमारे यहाँ के नमक की ज़रूरत क्यों पड़ गई भारत के लोगों को। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की ज़िद करने लगी। लेखिका अपने भाई द्वारा किए गए व्यंग पे झुंझला जाती, उसे क्रोध आता है, क्योंकि उसने एक वादा किया हुआ है कि वो नमक लेकर आएगी, और वो ज़िद करती है अपने भाई से कि नमक तो उसे चाहिए ही चाहिए। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। भाई कहता है कि कस्टम की जांच में अगर तुम पकड़ी गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। लेखिका जानती थी कि वो कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी कि उसे कोई आत्मग्लानि हो या अपराध बोध हो। वह चाहती थी कि मैं एक प्रेम भावना के कारण, मैं किसी के प्रेम के कारण, स्नेह के कारण मैं उसके लिए एक थोड़ा सा उपहार, नमक के रूप में उपहार लेकर जा रही हूँ, तो ये प्रेम की चीज़ है और इसको शालीनता से ले जाना चाहती थी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। भाई बहन के प्रेम के आगे वो विवश हो गया। वो जानता था कि अगर ले जाओगी तो तुम पकड़ी जाओगी, बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन बहन की ज़िद के आगे उसकी एक न चली। वो न चाहते हुए भी चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। अब वो समय आ गया जब रज़िया को वापस हिंदुस्तान आना था, वापस भारत आना था। अब वो अंतिम दिन था उसका वहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में। अगले दिन 2 बजे उसे भारत के लिए रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस वो बिस्तर बंद में आ गया। बिस्तर बंद एक होल्डाल या बेडिंग कहा जाता है, जिसमें पूरा बिस्तर अपना और सारा सामान रख के आप उसको फ़ोल्ड करके बांध लेते हैं, तो वो बिस्तर बंद कहा जाता है। तो लेखिका ने अपना सारा सामान जो ले गई थी वो सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। किसी ने उसे उपहार में कीनू की दी थी, एक टोकरी कीनू दिया था। वो एक फल है जिसे वो भारत लाने वाली थी, और नमक का पैकेट जो उसे छुप कहीं रखना था। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। अभी तक तो वो गुस्से में थी, भावनात्मक हो रही थी, इमोशनल हो रही थी कि वो कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, लेकिन अब बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। क्योंकि हम हर जगह अपने हृदय से काम नहीं ले सकते, बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि गलत कार्य है, अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बेइज्जती होगी। उसने कीनियों के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। जब उसकी भावनाएं थोड़ी कम हुई, वो भावनाओं के भंवर से जब बाहर निकली, जब भावनाओं के भंवर से वह बाहर निकली तो उसने कीनियों के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी, इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा।
वो जब पाकिस्तान आई थी तो उसने वहाँ देखा था कि कस्टम अधिकारी जो हैं बॉर्डर पे वो चेक नहीं कर रहे हैं, भारत से लोग केले लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग किन्नू लेकर जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। तो उसे लगा कि इस टोकरी में नमक जो है वो सुरक्षित रहेगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल, वो सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी, क्योंकि ये पाकिस्तान में लाहौर में उसकी अंतिम रात्रि थी। अगले दिन उसका सफ़र जो है, अब वहाँ की छुट्टियाँ जो है उसकी समाप्त हो गई थी। अगले दिन का सफ़र उसे भारत के लिए करना था। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। उसे सपने में वो सारी प्रिय जगहें जो उस जगह से जिससे उसकी यादें जुड़ी थी, उसका बचपन बीता था, वो सब कुछ उसे दिखाई देते हैं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसका हाथ कीनू की टोकरी पर जा पड़ा। नींद में अचानक साफिया का हाथ जो कीनू की टोकरी पे चला जाता है तो उसकी नींद खुल जाती है। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है, यानी कि ये नमक नहीं है, ये दोनों देशों की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब वह समय आ गया जब वह आ जाती है कि अब जाना है उसे। वो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़िया है। उसे कहीं न कहीं उस नमक को छिपाने में अपराध बोध हो रहा था, इसलिए उसे बार बार उसका ध्यान जो है वो नमक के पैकेट पे चला जाता था। जब हमें लगता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत चाहे सही, अगर हमें लगता है कि औरों से इसे छिपाना पड़ रहा है, तो हमें ये महसूस होता है कि जो काम लोगों से छिपाना पड़े वो गलत है। और इसी भावना से, इसी ऊहापोह में साफिया भी फंसी हुई थी कि वो नमक की पुड़िया छुपाना उसे कहीं न कहीं अपराध बोध और ग्लानि से भर रहा था। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फ़ैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफ़ा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसका दिल नहीं मान रहा था, उसका हृदय इस बात को नहीं मान रहा था कि वो एक प्रेम और स्नेह में ये नमक की पुड़िया ले जा रही है। वो किसी गलत कार्य के लिए नहीं लेके जा रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो एक तोहफ़ा लेके जा रही है और इसे वो छिपाएगी नहीं। इसे छिपाना कहीं न कहीं उसे ग्लानि से भर रहा था, आत्मग्लानि से भर रहा था। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली। उसने कीनू की टोकरी से पुड़िया निकाल ली, नमक का पैकेट जो था उसने बाहर निकाला और जो उसके हाथ में जो हैंड बैग था उसने उसमें रख लिया। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई, वो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। खिचड़ी बालों से मतलब है कि उसके कुछ बाल सफ़ेद कुछ काले ऐसे मिले जुले थे। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। अचानक हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो भाई वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएगा, भाई जिस देश में मैं हूँ मैं वहीं का ना हूँगा। लेकिन उसके पूछने से वो थोड़ा सा अचकचा गया। फिर उसने कहा कि मैं दिल्ली का हूँ, क्योंकि उसे जब ये समझ आया कि ये भारत जाने वाली हैं, तो यानी कि ये भारत से आई हैं, तो वो अपना नाता वहाँ से बताने के लिए उसने बताया कि वो दिल्ली से है। लेखिका ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। लेखिका अब अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने नमक का पैकेट निकाला और कस्टम अधिकारी को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं साफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।
उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। वो नमक का पैकेट साफ़िया को दे देता है और कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और सिख बीवी से कहिएगा कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यानी कि बाकी जो भेदभाव है, मनुष्य ईर्ष्या जो है, जो क्रोध है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे दिलों में दोनों देशों के लिए जगह बनी रहे तो ज़मीन पे खींची सरहद की लकीर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अब उसके जो अपने लोग थे, जो घर के लोग थे, उसे छोड़ने आए थे, तो सभी बड़े ही भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। अब उसी विदाई देने आए थे कि अब तो साफ़िया जा रही है, फिर पता नहीं कब आएगी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। जब रेल अटारी पहुंची तो वहां से अब भारत की सरहदें शुरू हो गई। तो भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज़, वो गालियों आदि के कारण लाहौर ख़त्म होने, वो अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। दोनों का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसी भाषा, एक जैसा पहनावा, सब एक जैसे लोग। इसलिए पता ही नहीं चला कि कब लाहौर ख़त्म हो गया और कब अमृतसर शुरू हो गया। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा उस अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज़ की दराज से किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसूल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर कि उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। जब भारत में पहुंचकर कस्टम अधिकारी से लेखिका मिलती है तो उसे पूरी दास्तान, पूरी बात, पूरी कहानी बता देती है उस नमक की। तब वो बताता है कि उसका जो वतन है वो ढाका में है। वो सुनील दास गुप्ता हैं जो कि ढाका उनकी जन्मस्थली है और वहाँ से एक उनके मित्र की पुस्तक उनके पास आई हुई है। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उससे 1 साल पहले जब उसका बर्थडे था, उसकी जन्मदिन था, तो उस पर उसके दोस्त ने वो किताब उपहार में दिया था, जिसे आज भी सुनील दास गुप्ता ने संभाल कर रखा था। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। साफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाभ की प्रशंसा की। डाभ आप समझते हैं? डाभ का मतलब होता है जो कच्चा नारियल होता है जिसका पानी पिया जाता है, वो नारियल पानी डाभ कहा जाता है। चलते वक्त उसने पुड़िया साफ़िया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब साफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। लेखिका के मन में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि जो जहाँ है वो उसका वतन नहीं है, उसका वतन कहीं और है, यानी कि उसकी जड़ें कहीं और हैं जहाँ से वो विस्थापित हो चुका है। तो वो प्रश्न उसके मन में उठता है कि आखिर वतन है कहाँ, किसका वतन कहाँ है, मेरा वतन कहाँ है, इस कस्टम अधिकारी का वतन कहाँ है, या मुझे जो पाकिस्तान में मिला था उसका कहाँ है, या सिख बेबी का कहाँ है। कहीं न कहीं हम सब एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं और इन जड़ों का बंटवारा हमने कर दिया है, जिसका दर्द हमारे दिल में अभी तक बना हुआ है। इसके साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है।
अब इसके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगी।